हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। और अगर आप सब लोग इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो जनन एवं स्वास्थ्य चैप्टर में आप लोग अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर का आज हम आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। और अभी तक जो हमने पढ़ रखा है इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम आपको भी पढ़ा रहे हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। मतलब कि ऐसे दंपत्ति जो संतान को जन्म देने में असक्षम है, उनमें विभिन्न प्रकार की जो उत्पन्न होने वाली क्या होती है, कमियां हुआ करती हैं या रुकावट हुआ करते हैं, जिसके कारण वो अपने वंश को या अपनी संतानों को जन्म नहीं दे पाते हैं। तो उन्हीं में ही क्या किया गया है, वैज्ञानिकों द्वारा कुछ टेक्निक्स अपनाई गई हैं जिसकी सहायता से भी वो संतान को जन्म दे सकते हैं और अपने इस कहने का मतलब वंश को या वंश का परंपरा को बनाए रख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब बेबी बताया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मैंने जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, आपको ZIFT बताया। फिर मैंने आपको GIFT बताया, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। 3 विधियां हम आपको बता चुके हैं और तीनों विधियों को आप समझ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको पहले जैसे मैंने शुरू से लिखवाया है वैसे ही एक हेडिंग के थ्रू आएंगे तो आप समझ पाएंगे। और आज की इस अपने हम लेक्चर्स में आपको आज हम बताएंगे, एक होता है अंतः, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, एक है अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण और दूसरी है सॉर्गेट मदर, धाय माँ। जान लीजिए आप लोग धाय माँ सुने होंगे, एक पन्ना धाय थी, जान लीजिएगा अगर आप लोगों ने राजा उदय सिंह के लिए, जिन्होंने अपने बेटे चंदन को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे को क्या किया था, उन्होंने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे को क्या किया था, बलिदान किया था। तो वो धाय माँ की जब बात आती है तो मेरे को पन्ना धाय बड़ी याद आती है। हिस्टोरिकल है थोड़ा सा, अगर आप पढ़ेंगे आप लोग तो उसको पाएंगे वहाँ पे। लेकिन वो धाय माँ क्या है उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन पहले सुनिए हमारी बात। अभी तक हम जितनी भी प्रकार की समस्याएं बताया किया करते थे वो ज़्यादा करके महिलाओं में ही बताया करते थे कि महिलाओं में अगर इस प्रकार की समस्या होती है, कुछ में गर्भधारण नहीं होता है, कुछ में गर्भधारण हो जाता है लेकिन बाद में क्या हुआ करता है, उसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो का नहीं हो पाता है। लेकिन अब जो हम आज आपको अगली विधि बताने जा रहे हैं वो स्पेशली पुरुषों के लिए है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो पुरुषों में जो हुआ करता है, जो मेल गैमीट बनता है जिसको हम लोग स्पर्म या शुक्राणु कहा करते हैं, उस स्पर्म या शुक्राणु जो बना किया करता है, अभी आप पढ़ोगे आगे, एक होता है सीमन, एक होता है स्पर्म। सीमन जो हुआ करता है उसी में ही स्पर्म हुआ करते हैं, बहुत अधिक संख्या में स्पर्म हुआ करते हैं सीमन के अंतर्गत। और एक जो पुरुष हुआ करता है उसमें जो सीमन निकलता है, जिसको आप कह सकते हो लगभग 1 स्पून के बराबर क्या हुआ करता है, निकलता है, और उसमें बहुत ही अधिक संख्या में स्पर्म होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फीमेल्स हुआ करते हैं जिसके स्पर्म में जो हुआ करता है, स्पर्म की संख्या बहुत कम होती है। और या तो फिर क्या हुआ करता है, उसमें स्पर्म होते तो हैं लेकिन उसमें जितने भी स्पर्म होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, शक्तिशाली नहीं होते। तो जब वो फर्टिलाइजेशन होता है तो जब ट्रेवल करना पड़ता है उनको विभिन्न प्रकार के जेनेटियल पथवे से, जब वो ट्रेवल करना शुरू करते हैं तो ट्रेवल करते समय क्या हो जाता है, उनकी लोकोमोटरी जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है। ये जब चैप्टर आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ एकदम विधिवत तरीके से बताएंगे कि स्पर्म क्या होता है, सीमन क्या होता है, कैसे वो ट्रेवल करता है, कौन कौन से मार्ग से, और फिर जाकर के कहाँ पे वो फर्टिलाइज्ड होता है, कैसे एम्ब्रियो बनता है, ये सब चीज़ें वहाँ डिटेल बताई जाएंगी। लेकिन आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ पूरा प्रयास ये करता हूँ कि आपको जब तक एकदम समझ में आ न जाए तब तक छोड़ो नहीं, ये हमारा ध्येय होता है, हमेशा जान लीजिए। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि उनमें जो स्पर्म हुआ करते हैं, तो जब स्पर्म जाता है अंदर प्रवेश करता है तो जो एक्स होती है, जो अंडा हुआ करता है, उस एक्स के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। जैसे ये देखिए ऐसे है, अब स्पर्म क्या हुआ करते हैं, जाते हैं बहुत अधिक संख्या में, तो इस एक्स के ही चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, उसको कहते हैं जोना पेलुसिडा लेयर। कई परत होती हैं, उसमें एक लेयर होती है, एक्स की भी संरचना बताई जाती है, फीमेल के एक्स की संरचना और मेल के स्पर्म की संरचना। तो जब ये एक्स के जो चारों तरफ पाई जा रही है लेयर होती है जिसको जेना पेलुसिडा कहा करती है, उस लेयर को इस स्पर्म को भेदना पड़ता है और भेद करके अंदर जाता है, क्योंकि एक समय में, अब जैसे यही एक है जान लीजिए, तो एक समय में बहुत
अधिक संख्या में स्पर्म छोड़े जाते हैं। तो आप क्या सोचते हो सभी स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं? नहीं, उसमें केवल एक स्पर्म फर्टिलाइज होता है और वही जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ये जान लीजिएगा। जैसे भी रेस होती है तो रेस में जो सबसे पहले बचा जाता है उसको नंबर 1 स्थान दिया जाता है। ये थोड़ी दूसरे को भी नंबर को स्थान दे जाएगा, नहीं। और हाँ, जब कभी कभी 2 स्पर्म मान लीजिए साथ ही एंट्री कर गए ना तो वही ट्विंस बनती हैं, जुड़वा संतानें बनती हैं, जान लीजिएगा। तो ये सब आपको समझाया जाएगा वहाँ पे अच्छी तरीके से। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब ये स्पर्म इस तरीके में आता है तो इसकी चारों तरफ एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसी को जोना पेलुसिडा कहते हैं। उस लेयर को स्पर्म ये नष्ट करते हैं, घेरते हैं और अंदर जाते हैं। और जैसे ही अंदर जाता है वो लेयर तुरंत बंद, तब फिर दूसरे स्पर्म अंदर नहीं जा सकते। ये होती है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में, जान लीजिएगा। एक स्पर्म अंदर हो गया, तुरंत वो लेयर बंद, फिर दूसरे स्पर्म अंदर नहीं जा सकते, उसी का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बाकी सब इनएक्टिव हो जाते हैं। ये प्रोसीजर जान लीजिए। तो ऐसे भी पुरुष हुआ करते हैं कि जिसके जो स्पर्म हुआ करते हैं वो जेना पेलुसिडा लेयर को भेद ही नहीं पाते, भेदने में असक्षम होते हैं। और जब भेदने में असक्षम होते हैं तो अब उनमें कैसे होगा फर्टिलाइजेशन, तो भ्रूण कैसे बनेगा? तो इसीलिए क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में एक्स को निकाल लिया जाता है और उनके स्पर्म को ले लिया जाता है। और अब एक्स में क्या किया जाता है, उस स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब प्रवेश करा दिया जाता है, निक्षेपित करा दिया जाता है। और फिर जब भ्रूण बन जाता है तो उसको गर्भाशय में प्रवेश करा देते हैं। तो यही प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण। कोशिका के अंदर शुक्राणुओं का इंजेक्ट करना, हिंदी है। कोशिका के अंदर मतलब अंडाणु के अंदर ही क्या करना, इसको शुक्राणु को इंजेक्ट करना ही क्या कहलाता है, अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण कहलाता है। इंग्लिश में देखिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक आपका क्या हो गया, स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ध्यान दीजिएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब एकदम पूरी बात को समझ लीजिए। यह विधि उन पुरुषों में की जाती है जिनमें शुक्राणु का अभाव, मैंने पहले ही बता दिया, डिस्कस किया, जिनमें स्पर्म की संख्या कम हो, इसलिए स्पर्म का एक टेस्ट किया जाता है। काफी पुरुष ऐसे होते हैं जिसमें नील स्पर्म होते हैं, जान लीजिए। और फिर क्या हुआ करता है, शुक्राणु का अभाव या शुक्राणु जो होते हैं अंडाणु की जोना पेलुसिडा जो लेयर है, उस जोना पेलुसिडा परत को भेदने में असक्षम होते हैं। भाई कम होंगे या कमजोर होंगे तो वो लेयर को पार ही नहीं कर पाते हैं, तब उनमें ये विधि की जाती है। अतः प्रयोगशाला में शुक्राणु को अंडाणु में इंजेक्ट कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम है निक्षेपण। अब प्रयोगशाला में क्या करेंगे, शुक्राणुओं को अंडाणुओं के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और इंजेक्ट करके भ्रूण का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और जब भ्रूण बन जाएगा तो फिर उसे क्या किया जाता है, गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है। लेकिन ये विधि जो की गई थी लगभग 1992 में इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, इस विधि का। लेकिन ये विधि जो थी, ये ध्यान दिया जाता है कि ये विधि किस तरीके से जो पुरुष हुआ करते हैं और महिला होती है उनमें कितनी रिप्रोडक्टिव पावर होती है, इस पर भी डिपेंड करती है। और दूसरी चीज, इस विधि द्वारा जो हुआ करता है लगभग 10 से 30% तक ही क्या हो सकता है, गर्भधारण होने का क्या होता है, चांस रहता है। इतना ज्यादा चांस भी नहीं रहता है। तो ये जान लीजिए, ये दूसरी विधि थी। आई होप एकदम क्लियर हो गई होगी। और अगर एकदम समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा खूबसूरत कमेंट कीजिए। अब उसके बाद फिर आपको मैं बता रहा हूं, तो 5वीं विधि है परपोषी मातृत्व, और या इसी को धात्री माता कहते हैं, या इसी को सरोगेट मदर कहते हैं, या सरोगेट मदर, धाय माँ। अब ये धाय माँ क्या है, हमारी बात पूरी समझिए, एकदम समझा दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे, एकदम विधिवत कंटास समझेंगे। आपको मैं पूरी विधि बता दे रहा हूं, पहले ऐसे ही समझ लीजिए कि आपको यह ध्यान देना है कि जो सरोगेट मदर होती है या धाय माँ हुआ करती हैं, पूरी बात पहले सुन लिया करो, तभी लिखने का प्रयास किया करो। और मैं बताता हूं, इसलिए ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं रहता है। लेक्चर अभी चाहे तो बड़ा कर दें, एक बार ऐसे आपको समझाएं फिर लिखें, और लिखते रहे तो आपको लेक्चर बड़ा मिल जाएगा। इसीलिए पहले पूरी नोट्स लिख लेते हैं और तब फिर आपको समझा देते हैं, तो लेक्चर भी आपको छोटा रहता है और आप विधिवत तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना लेते हैं। आपके लिए ही सब कर रहा हूँ। और अगर आप उसमें दिखाते हो कि आप कुछ नहीं, केवल कॉपी बना के नोट्स बना के मजा ले रहे हो, तो फिर जान लीजिए गड़बड़ है। समझिए पहले पूरी बात को, नहीं तो किताब में सब लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा, कहीं से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको मैं बता रहा हूँ क्या कि सरोगेट मदर में ऐसी स्त्री में इसका उपयोग
उपयोग किया जाता है ऐसी महिला में कि जिसमें क्या हुआ करता है, गर्भधारण तो हो जाता है, मेरी बात समझिएगा, जिसमें गर्भधारण क्या हो जाता है, आपका हो जाता है, मतलब भ्रूण का निर्माण हो जाता है, किंतु उनमें जो भ्रूण के विकास की आगे की प्रक्रिया है वह नहीं हो पाती है। मतलब शुरुआत में उनमें फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो भ्रूण होगा उसका आगे डेवलपमेंट नहीं होगा। और जब भ्रूण का डेवलपमेंट नहीं होता है तो किया जाता है, एक बार दो बार ऐसा होता है चांस। आप देखिए काफी ऐसी फीमेल होती हैं, 1 या 2 मंथ का एम्ब्रियो रहता है, एबॉर्शन हो जाता है उसका। तो उनको समझना चाहिए कि क्या रीजन है कि ऐसा एबॉर्शन हो रहा है, तो उसके पीछे कोई और कारण नहीं है, बस यही कारण है। उनको करना क्या चाहिए, फिर जब डॉक्टर उनको बता दिया करता है कि ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो होता क्या है, डॉक्टर कहता है भाई आप सोर्गेट बदल ले लीजिए, आपकी आगे डेवलपमेंट के लिए आपकी यूट्रस या जो अन्य सभी कंडीशन है आपकी एडेप्ट नहीं कर पा रही, तो उसी के लिए क्या कहता है, किसी एक दूसरी महिला को सिलेक्ट किया जाता है। अब वो किसके लिए सिलेक्ट की गई है, भ्रूण आपका रहेगा, लेकिन उसके यूट्रस में उसका केवल क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल आप दोनों दंपत्ति का होगा, लेकिन उस गर्भाशय में उसका विकास करने के लिए उस बच्चे को वहां पे भेजा जाता है, मतलब भ्रूण को वहां पे स्थापित किया जाता है। तो ऐसी मां को धाय मां, सोर्गेट मदर या धात्रेय मां या परपोषी मातृत्व के नाम से जाना किया करते हैं। मतलब अपनी संतान नहीं है, लेकिन दूसरी के संतान को क्या किया करते हैं, पालन किया करते हैं। तो ऐसी मां को हम लोग धाय मां के नाम से जाना किया करते हैं, ये आप जान लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसको भी समझिए। और आजकल इसका उपयोग किया जाता है, और कुछ लोग तो इसका बहुत साइड इफेक्ट करके बैड यूज करते हैं, ये आप जान लीजिए बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो बड़ी सोसाइटीज़ के लोग हैं, खास तौर से न्यूज़ वगैरह में देखने को मिलता है कि इसका बैड उपयोग करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अर्थेटाइज उपयोग किया है कि सोर्गेट मदर कब लिया जाना चाहिए, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से बाउंडेशन है, ये जान लीजिएगा। तो आपको किया क्या जाता है, इस विधि में भ्रूण को निकाल लिया जाएगा। मैंने कहा भ्रूण बन जाता है और किसी दूसरी स्त्री या धात्रेय मां के गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है। उनमें भ्रूण बन जाता है, लेकिन उसका विकास नहीं होता, इसीलिए भ्रूण को उनमें से निकाल करके किसी दूसरी माता या धात्रेय मां जो होती हैं उनके गर्भाशय में उसको स्थापित कर दिया जाता है। और धात्रेय मां इस भ्रूण को जन्म अथवा अस्थायी रूप से निश्चित समय तक विकास करती है। तो धात्रेय मां में होता है, धात्रेय मां में यह भ्रूण का जन्म अथवा अस्थायी समय तक, कुछ लोग काफी समय तक नहीं, कुछ समय तक ही इसका क्या करते हैं, विकास करते हैं। और यह विधि उन महिलाओं में की जाती है जिनमें भ्रूण का तो निर्माण हो सकता है, किंतु भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता है। ये सबसे बड़ी चीज होती है। और साइड इफेक्ट क्या हुआ करता है, जैसे कुछ जो बड़ी सोसाइटीज के लोग हैं उन्हीं में ही किया जाता है, देखने को मैं बता रहा हूँ कि वो क्या किया करते हैं, वो जो लेडीज होती है वो प्रेगनेंसी रिसीव करना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या किया करते हैं, इसका बैड उपयोग करके किसी दूसरी लेडीज को क्या किया करते हैं, एम्ब्रियो में उसका ट्रांसफर करा देते हैं और बदले में उसको एक कीमत दे दिया करते हैं। तो ये बहुत गड़बड़ काम हुआ करता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके फेक रूल अप्लाई किया। ऐसी कंडीशन में, जैसे मैंने कहा कि लिंग जांच करने के लिए भी उन्होंने गलत उपयोग करना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट ने जहां जहां साइंस का उपयोग बैड किया गया उस पर उन्होंने कानून बनाया कि इसका उपयोग आप मत करिए। तो इस तरीके से आपको हमने क्या किया, पूरी सहायक प्रौद्योगिकी की पूरे टॉपिक थे, पूरा एकदम विधिवत समझाने का प्रयास किया हमने, और आई होप आपको क्लियर भी हुआ होगा। और मैं एकदम सीधा सीधा बता सकता हूं कि ये सब जितनी भी विधियां हैं, एक सामान्य जो हुआ करता है पुरुष या जो सामान्य दंपत्ति हुआ करते हैं उनके लिए ये सब विधियां उतनी ज़्यादा सुटेबल नहीं होती, क्योंकि इन सब विधियों के पीछे बहुत ही अधिक क्या हुआ करता है, कुशल चिकित्सक की आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत ही एक तरीके से क्या होती हैं, कीमती होती हैं, महंगी होती हैं। इसीलिए मैं बताता हूं कि अगर आप ऐसा ही चाहते हैं, आपकी संतान नहीं है, आप संतान को जन्म देने में असक्षम है, तो आप अपने किसी रिलेशन में जहां पे आपकी इच्छा कहे या आप और अच्छा चाहें, तो आप किसी गरीब माता पिता की जो संतानें हैं जिनका पालन पोषण करने में वो असक्षम है। आज आपके समाज में बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जो जान लीजिए जिनके माता पिता नहीं हैं, उन बेसहारा हैं। और ऐसे बच्चों को अगर आप गवर्नमेंट ने कानून अर्थाइज किया है कि आप उन्हें गोद ले सकते हैं, और ऐसी अगर आप काम किया करते हैं, किसी एक अनाथ बच्चे को अगर आप गोद ले लें और गोद लेकर के उसे अपनी संतान माने
और उसका पालन पोषण भरण करें और उसके जीवन में ऐसे संस्कार रूपी रक्त का प्रवाह करें कि उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। तो आपका भी वंश और परंपरा चलती है और कानून इसको अप्लाई भी किया है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी संतान को जन्म दे सकते हो। तो इस तरीके से ये आज हमारा टॉपिक यहाँ से लेक्चर समाप्त होता है और ये आपका जो चैप्टर है ये भी आज आपका समाप्त हुआ करता है। तो बस थैंक यू, धन्यवाद।